हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार सितंबर 2024 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन अभी तक जितनी श्रृंखला आयोजित की गई थी, ठीक है, बिहार जो करंट अफेयर से संबंधित जितनी श्रृंखलाएं आ चुकी है उन्हीं श्रृंखलाओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन लास्ट में दिए गए हैं और उसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ये सितंबर 2024 का बिहार करंट अफेयर है। आइए हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, जो महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पे चर्चा करते हैं। पहला है बोध गया का नया पर्यटक आकर्षण। बोध गया जो बोध गया है उसको एक नए पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित किया जाएगा। जिससे होगा क्या कि पर्यटन तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, जो पर्यटक है वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध होंगे। तो संदर्भ क्या है, गया और बोध गया आने वाले पर्यटक जल्द ही बोध गया में विश्व के जो 7 अजूबे हैं ना, जो 7 हेरिटेज जो वंडर्स है, 7 वंडर्स है वर्ल्ड के, 7 अजूबों की प्रतिकीर्ति कहाँ पे बनाई जाएगी, तो बोध गया में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो उसी से संबंधित तथ्य है कि गया और बोध गया आने वाले पर्यटक जल्द ही बोध गया में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकीर्तियां देख सकेंगे। इस नए आकर्षण का उद्देश्य स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ जो रोजगार के अवसर है उनको बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। स्थापना और बजट की बात कर लेते हैं तो प्रतिकीर्तियों का निर्माण बोध गया के पास सिलोंजा, कहां पे, सिलोंजा में किया जाएगा, बोध गया के पास में। पर्यटन विभाग ने इस परियोजना के लिए 14.85 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, तो पर्यटन विभाग द्वारा कितने रुपए के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है, 14.85 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है और सिलोंजा में इसकी स्थापना की जाएगी जो बोध गया के निकट में है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, बिहार की कृषि प्रोत्साहन योजना। ठीक है, बिहार की कृषि प्रोत्साहन योजना, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो यह आंवला, अमरूद, नींबू, केला और पपीता के बागानों के क्षेत्रों को बढ़ाकर ग्रामीण स्तर पर बागवानी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, जो ग्रामीण स्तर पर बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बिहार में कृषि प्रोत्साहन योजना को स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत आंवला, अमरूद, नींबू, केला, पपीता के क्षेत्रों को विस्तार दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत फल उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रति गांव अधिकतम 25 लाख रुपए की प्रति एकड़ 1 लाख रुपए तक की पेशकश की गई है। ठीक है, प्रत्येक गांव को अधिकतम 25 लाख रुपए और प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की पेशकश की गई है। ठीक है, तो ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य है बिहार की कृषि प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, जिसमें बागवानी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा, खाद्य फसलों को और फल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 47वीं राष्ट्रीय राइफल्स की स्थापना दिवस। 47वीं राष्ट्रीय राइफल्स जो है उसकी स्थापना दिवस मनाई गई। तो जानते हैं इससे संबंधित जो तथ्य है, हाल ही में बिहार रेजिमेंट सेंटर में 47वीं राष्ट्रीय राइफल का स्थापना दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया, जो बिहार रेजिमेंट सेंटर है वहीं पर मनाया गया था। प्रथम बिहार बटालियन की स्थापना कब की गई थी, जो बिहार बटालियन है, तो प्रथम बिहार बटालियन की स्थापना कब की गई थी, 15 सितंबर 1941 को। वहीं 47वीं राष्ट्रीय राइफल बटालियन की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 47वीं राष्ट्रीय राइफल की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें प्रथम बिहार बटालियन की, तो प्रथम बिहार बटालियन की स्थापना कब, 15 सितंबर 1941 को की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से स्थापना वाले महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे देखें, माही श्वेताराज। माही श्वेताराज का नाम क्यों चर्चा में रहा, जान लेते हैं। तो पटना की माही श्वेताराज 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता, ठीक है, 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक, ठीक, एक 50 मीटर में और दूसरा 100 मीटर बटरफ्लाई में जीतकर सीनियर प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली बिहार की पहली तैराक बन गई है। ठीक है, सीनियर प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली तैराक बन गई है। इन्होंने 100 मीटर और 100 मीटर बटरफ्लाई तथा 50 मीटर का जो प्रतियोगिता आयोजित किया गया था उसमें 2 स्वर्ण पदक जीते हैं 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में। और माही श्वेताराज का संबंध बिहार के किस जिले से है, तो इनका संबंध पटना जिले से है। ठीक है, ठीक, पटना जिले से इनका संबंध है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगली खबर कौन सी है, अगला करंट अफेयर का न्यूज कौन सा है सितंबर माह से संबंधित। प्रभाकर नंदन प्रसाद, नाम क्या है, प्रभाकर नंदन प्रसाद, महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं। हाल ही में 6ठी ऑल इंडिया कजाकिस्तान मास्टर इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में बिहार के प्रभाकर नंदन प्रसाद 200 मीटर फ्री स्टाइल
60 से 64 वर्ग आयु कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। जो तैराकी प्रतियोगिता हुई थी, छठी ऑल इंडिया कजाकिस्तान मास्टर इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता, उसमें जो बिहार के प्रभाकर नंदन प्रसाद हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। बिहार के जो प्रभाकर नंदन प्रसाद हैं, इनकी बात करें तो ये बिहार तैराकी संघ के आजीवन अध्यक्ष भी है। मतलब ये आजीवन अध्यक्ष, जीवन पर्यंत ये जो बिहार तैराकी संघ है उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रभाकर नंदन प्रसाद के बारे में जान लिया। ऑल इंडिया कजाकिस्तान मास्टर इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में इन्होंने 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। आगे बात करें अहतुल्ला लॉन्गनी रोस्टिस, इसके बारे में जान लेते हैं। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार तथा मेघालय में अहतुल्ला लॉन्गी रोस्टिस नामक एक लंबी थूथुन वाली एक सांप की नई प्रजाति की खोज की गई है। इससे संबंधित विस्तृत शोध जो था वो जर्नल ऑफ एशिया पैसिफिक बायोडायवर्सिटी में प्रकाशित किया गया था। एक एशिया पैसिफिक के लिए जर्नल ऑफ बायोडायवर्सिटी प्रकाशित होती है, उसी में इस जो सांप की नई प्रजाति है इससे संबंधित जो विस्तृत वर्णन है वर्णित किया गया था। और इसकी खोज कहाँ पे, तो बिहार के जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, साथ ही साथ मेघालय में ये पाया गया है। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है कि इसकी जो थूथुन है वो लंबी है, तो लंबी थूथुन वाली सांप की ये प्रजाति है। ठीक है, आगे बात करें, अगली खबर कौन सी है, एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री, मैंने आपको बताई थी एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की जा रही है, जमुई में स्थापित की जा रही है। उससे संबंधित जो तथ्य हमको जान लेते हैं। जमुई जिले के उरवा भलवा गांव में, कहां पे, उरवा भलवा गांव का नाम भी याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है, गांव का नाम ही दे दे, जिले का नाम ना देकर गांव का नाम दे दे। ठीक है, तो उरवा भलवा गांव में 280 एकड़ में निर्माणाधीन एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री को वर्ष 2025 तक चालू होने का लक्ष्य रखा गया। मतलब बताया गया कि 2025 तक ये चालू हो जाएगा। इससे 10,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे और इसका निर्माण अंकुर वाईकॉम प्राइवेट कंपनी द्वारा 4,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ठीक है, कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया, ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। अंकुर वाईकॉम प्राइवेट कंपनी, ये कंपनी है जो एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कर रही है। लागत कितना, तो 4,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, 4,000 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री अंकुर वाईकॉम प्राइवेट कंपनी के द्वारा उरवा भलवा गांव जमुई में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आगे देखते हैं, बेगूसराय में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा। कहां पे खोला जाएगा, मैंने आपको बताया था 19वां निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर कहां पे खोला जाएगा, बेगूसराय में खोला जाएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन 17 सितंबर 2024 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ पे जाएगा लिख गया है, किया गया। ठीक है, यह स्थानीय कलाकारों और छात्रों के फैशन में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। स्थानीय छात्र और कलाकार जो है उनको फैशन प्रशिक्षण प्रदान करेगा। जो निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है, निफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NIFT। ठीक है, इसको निफ्ट कहते हैं शॉर्ट में। ठीक, इसका रूप पूर्ण रूप आप जाने रहिए और इसका 19वां सेंटर है ये। ठीक, ठीक है, 19वां सेंटर है जो कहां पे स्थापित किया जाएगा, कहां खोला जाएगा, निफ्ट का 19वां सेंटर एक्सटेंशन सेंटर बेगूसराय में खोला जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो गिरिराज सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आगे देखें, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन। ठीक है, जो राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है उसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो बिहार ने पुलिस के वैज्ञानिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान के लिए NFSU यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। NFSU की स्थापना कब की गई थी, तो NFSU की स्थापना 2009 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है किसके अधीन कार्य करता है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो NFSU है वो किसके अधीन कार्य करता है, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और बिहार सरकार के द्वारा पुलिस के वैज्ञानिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से NFSU के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है,
आगे बात करें जलापूर्ति योजना की आधारशिला, ठीक है, जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखी गई है नीतीश कुमार के द्वारा। देखते हैं इससे संबंधित जो तथ्य हो जान लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद, कहां पे, औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम कस्बे को पेयजल आपूर्ति के लिए डेहरी के एनीकट में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। कहां पे रखी है? जो डेहरी का एनीकट है, ठीक है, डेहरी का एनीकट है, वहीं पर जलापूर्ति योजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? नीतीश कुमार के द्वारा रखी गई है। किन किन कस्बों को जलापूर्ति की जाएगी? तो औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम, इन कस्बों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी इसके तहत, ठीक है। और इसकी लागत कितनी है? तो 1347.32 करोड़ रुपए इसकी लागत है, ठीक। इसकी लागत निर्धारित की गई है इस पेयजल आपूर्ति परियोजना की 1347.32 करोड़ रुपए इसकी लागत है, ठीक है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखें अगला पॉइंट क्या है? 15वीं बिहार बटालियन का 45वां स्थापना दिवस। 15वीं बिहार बटालियन का 45वां स्थापना दिवस। 15वीं बिहार बटालियन का 45वां स्थापना दिवस बिहार रेजिमेंट केंद्र, कहां पे? बिहार रेजिमेंट केंद्र दानापुर में मनाया गया। कहां पे बनाया गया? एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा, जो बिहार रेजिमेंट केंद्र है, ठीक, दानापुर में, वहीं पर मनाया गया 15वीं बिहार बटालियन का 45वां स्थापना दिवस। इस बटालियन की स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 1980 में हुई थी। कब? सितंबर 1980 को लेफ्टिनेंट कर्नल दयानंद मलिक के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है। तो ये जो 15वीं बिहार बटालियन है, इसका स्थापना कब किया गया था? 1980 में, ठीक है, सितंबर 1980 में। किसके नेतृत्व में? दयानंद मलिक के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कहां बनाया गया था? मैंने आपको बता दिया, बिहार रेजिमेंट केंद्र दानापुर में। आगे देखें बिहार का पहला जीआई सुविधा केंद्र, बिहार का पहला जीआई सुविधा केंद्र। तो बिहार के विरासत उत्पादों के वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और जीआई टैग प्राप्त करने में सहायता के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछे कि बिहार का पहला जीआई सुविधा केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है? जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है, वहीं पर बिहार का पहला जीआई केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन आपके बिहार पीसीएस के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद करके रखिएगा। अगर जो आप चाहें तो इसे कहीं कागज पे नोट भी कर सकते हैं। आगे देखें हस्तशिल्प के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। तो हस्तशिल्प के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है, इससे संबंधित जो तथ्य हो देखते हैं। तो बक्सर के पिंटू प्रसाद, नाम क्या है? पिंटू प्रसाद, ठीक है। ये कहां के हैं? ये बक्सर के हैं। टेराकोटा शिल्प कौशल में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो बक्सर के पिंटू प्रसाद को टेराकोटा शिल्प कौशल में उनकी उत्कृष्टता के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। कला में उनके योगदान के लिए उनको यक्षिणी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार? यक्षिणी पुरस्कार। एग्जाम में यक्षिणी पुरस्कार के बारे में पूछ ले कि वर्ष 2024, ठीक है, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को यक्षिणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है पिंटू प्रसाद, और पिंटू प्रसाद का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो पिंटू प्रसाद का संबंध बिहार के बक्सर जिले से है, ठीक है। और ये टेराकोटा शिल्प से संबंधित। एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है पिंटू प्रसाद, ठीक है। पिंटू प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? टेराकोटा शिल्प से ये संबंधित है, ठीक है। आगे देखें अगली खबर कौन सी है? शरद कुमार। शरद कुमार के बारे में जान लेते हैं। शरद कुमार, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में पैरा हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक जीता है, ठीक है। जो पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों का आयोजन किया गया था इस बार पेरिस में। तो वहीं पर जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था, यहीं पर जो शरद कुमार है, क्या नाम है? शरद कुमार। इनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है और इन्होंने कौन सा पदक जीता? पैरा हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक जीता है, ठीक है। श्रेयसी सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था, जमुई से जो विधायक है श्रेयसी सिंह, वो उन्होंने इस बार पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था और ये दूसरे व्यक्ति हैं जो पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। आगे बात करें बिहार खनन और अन्वेषण के बारे में जान लेते हैं। बिहार खनन अन्वेषण, इससे संबंधित जो तथ्य उनको देखते हैं। ओएनजीसी के द्वारा बक्सर और समस्तीपुर में गैस की संभावनाओं का आकलन कर रही है। जो ओएनजीसी है, ठीक, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बक्सर और समस्तीपुर में गैस की संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो गैस की संभावनाओं का आकलन कर रही है, जिसके परिणाम 2025 तक आने की उम्मीद है, ऐसा बताया जा रहा है। निकेल क्रोमियम
ग्लूकोनाइट और चूना पत्थर के लिए खनन परियोजना भी विकसित की जा रही है। मतलब जो बक्सर और समस्तीपुर का क्षेत्र, समस्तीपुर में कुछ क्षेत्र है, वहां पर यह अनुमान लगाया गया है कि वहां पे तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्लूकानाइट, निकेल, क्रोमियम और चूना पत्थर के लिए जो खनन परियोजनाएं हैं उनका भी विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि ओएनजीसी के द्वारा बिहार के किन जिलों में गैस की संभावनाएं, गैस और तेल गैस की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। नाम याद रखना दो जिलों का, बक्सर और समस्तीपुर। ठीक है, आगे देखें, बिहार में हाई स्पीड रेल स्टेशन। ठीक है, बिहार ने बिहटा, पटना, मानपुर, गया और हुकहा, बक्सर में 3 हाई स्पीड रेल स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक, कहां कहां पे? बिहटा, पटना, जो मानपुर है वो कहां पे है? गया में है, और हुकहा कहां पे है? तो ये बक्सर में है। यहाँ पे 3 हाई स्पीड रेल स्टेशनों के लिए स्थानों को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, जो यहाँ पे स्थान आवंटित कर दिए गए हैं, यहीं पर हाई स्पीड रेल स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो तीनों स्थानों का नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे देखें, बिहार के नए मुख्य सचिव। नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? बिहार के नियुक्ति देखते हैं तो इनका नाम क्या है? अमृतलाल मीणा। क्या नाम है? अमृतलाल मीणा इनका नाम है। पिछला पद पहले ये कहां पे थे? तो ये कोयला मंत्रालय में पहले सचिव थे। ठीक है, किसका स्थान इन्होंने लिया है? अमृतलाल मीणा ने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने ब्रजेश मल्होत्रा का स्थान लिया। किसका? ब्रजेश मल्होत्रा के स्थान पर अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। और बिहार के मुख्य सचिव बनने से पहले ये किस पद पर थे? तो कोयला मंत्रालय में सचिव के पद पे थे। इनका विवरण देख लेते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा इनको अनुमोदित किया गया। ठीक है, कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है उसके द्वारा अनुमोदन दिया गया कि बिहार के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? अमृतलाल मीणा होंगे। ठीक है, अमृतलाल मीणा के बारे में एक चीज जान लेते हैं। तो ये 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, किस बैच के? 1989 बैच के अमृतलाल मीणा आईएएस अधिकारी हैं। इतने पॉइंट अमृतलाल मीणा से संबंधित आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, अगला नाम देखते हैं, नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी। बिहार के नए डीजीपी के बारे में जान लेते हैं। नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति कौन है? नए डीजीपी आलोक राज। बिहार के नए जो पुलिस महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं? उनका नाम है आलोक राज। ठीक है, पिछला पद कहां पे थे? तो सतर्कता जांच ब्यूरो के महानिदेशक थे। पहले सतर्कता जांच ब्यूरो के महानिदेशक थे। विवरण, 1989 बैच के ये भी आईपीएस अधिकारी हैं। क्या? आईपीएस अधिकारी है ये 1989 बैच के। विधानसभा चुनावों को कवर करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक, विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इनको 31 दिसंबर 2025 तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। किसकी? आलोक राज की। और ये आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इफ्को साहित्य पुरस्कार 2024। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2024 जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नेशनल करंट अफेयर भी महत्वपूर्ण है और बिहार करंट अफेयर के अंतर्गत भी इंपॉर्टेंट है। प्राप्तकर्ता कौन है? किसे किसे दिया गया? तो 2 लोगों को ये अवार्ड इस बार प्रदान किया गया, इफ्को साहित्य पुरस्कार 2024। नाम क्या है? चंद्रकिशोर जायसवाल। चंद्रकिशोर जायसवाल जो है वो बिहार के हैं। और दूसरा नाम है रेणु यादव। यहाँ पे रेणु लिख गया है, यहाँ पे होगा रेणु यादव। ठीक है, रेणु यादव। तो रेणु यादव जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वहीं पर चंद्रकिशोर जायसवाल इनका संबंध बिहार से है। ठीक है, तो बिहार इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ्को साहित्य पुरस्कार बिहार प्रदेश के दृष्टिकोण से और यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, और चंद्रकिशोर जायसवाल का संबंध किस जिले से है? तो मधेपुरा जिले से है। ठीक है, किस जिले से संबंधित है? बिहार के मधेपुरा जिले से इनका संबंध है। वहीं पे रेणु यादव का संबंध किस जिले से है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इनका संबंध है। और इन दोनों लोगों को इफ्को साहित्य पुरस्कार वर्ष 2024 प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखें, ALB से बिहार के अधिवक्ता को शीर्ष सम्मान। ठीक, ALB यानी कि एशियन लीगल बिजनेस से बिहार के अधिवक्ता को शीर्ष सम्मान प्रदान किया गया है। जानते हैं इससे संबंधित जो तथ्य उनको जान लेते हैं। तो एशियन लीगल बिजनेस यानी कि ALB हांगकांग और सिंगापुर ने बिहार के हेमंत कुमार, क्या नाम है? हेमंत कुमार। ठीक है, हेमंत कुमार को एशिया के शीर्ष 15 GC 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो एशिया के शीर्ष GC पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। वहीं अगर हम बात करें वर्तमान में जो हेमंत कुमार है, हेमंत कुमार वर्तमान में समूह कानूनी सलाहकार के रूप में लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के कानूनी विभाग में कार्यरत है। ठीक है, कानूनी विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। जो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है उसका जो कानूनी विभाग है तो उसमें जो कानूनी सलाहकार हैं उनके रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बिहार के हेमंत कुमार को एशिया का शीर्ष GC पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, एशिया का शीर्ष GC पुरस्कार प्रदान किया गया है।
आगे देखें, सीएम जन आरोग्य योजना, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से सीएम जन आरोग्य योजना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जानते हैं इसके बारे में। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर 22 सितंबर 2024 को, ठीक है, कब, 22 सितंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया, डेट महत्वपूर्ण हो जाती है, 22 सितंबर 2024 को किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, योजना का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। किसने किया, जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, इनके द्वारा योजना का उद्घाटन किया गया। राज्य में कुल 1.79 करोड़ राशन कार्ड धारी परिवार इस योजना के तहत लाभ के पात्र हैं, ठीक है। 1.77 करोड़ राशन कार्ड धारी जो है वो योजना के पात्र हैं। इस योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक, योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के करीब 50 लाख लाभार्थियों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। वही बात करें, वर्तमान परिदृश्य देख लेते हैं। तो अब तक राज्य में 1 करोड़ 21 लाख परिवारों के करीब 3 करोड़ 60 लाख पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। आयुष्मान कार्ड बनाने में ये पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कि आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का पूरे भारत में कौन सा स्थान है। तो बिहार का पूरे भारत में तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का। बिहार का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क, ठीक है, बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क। जैसे ही पहला लग जाए किसी भी तथ्य के सामने तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर में राज्य के पहले वन्यजीव इको पार्क के उद्घाटन किया है, ठीक है। नीतीश कुमार के द्वारा कहां पे, कैमूर में राज्य के पहले वन्यजीव इको पार्क का उद्घाटन किया गया है। साथ ही राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात तेलहर कुंड के, ठीक, तेलहर कुंड में मानक इको पर्यटन सुविधाओं का भी उद्घाटन किया गया है, ठीक है। कहां पे, जो राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तेलहर कुंड, यहाँ के, ठीक है, यहाँ पर जो मानक इको पर्यटन सुविधाएं हैं उनका उद्घाटन किया गया है। मां मुंडेश्वरी वन्यजीव इको पार्क को 10.4 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है और यह मुंडेश्वरी भवानी मंदिर के तल पर लगभग कितने एकड़ में फैला है, तो 13.6 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। इसमें जंगली जानवरों की जीवंत मूर्तियां, सुंदर फूलों की संरचनाएं, एक पुनर्निर्मित बुद्ध सरोवर, एक ओपन एयर थिएटर, फव्वारे, झरने इत्यादि लगाए गए हैं। प्राचीन मुंडेश्वरी मंदिर 600 फुट ऊंची प्रवर पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर, जो प्रवर पहाड़ी है 600 फुट ऊंची वहीं पर अवस्थित है और अपने रंग बदलने वाली शिवलिंगम और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो एग्जाम में याद रखिए कि मुंडेश्वरी मंदिर कहां पे अवस्थित है, प्रवर पहाड़ी पर अवस्थित है। तेलहर कुंड जलप्रपात को 2.25 करोड़ रुपए की लागत से नया रूप दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो बिहार के सबसे ऊंचे, ठीक है, 600 फुट ऊंचा यह मनोरम जलप्रपात कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, ठीक है। जो तेलहर जलप्रपात है वो कहाँ पे अवस्थित है, जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है वहीं पर तेलहर कुंड है वो अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, कैमूर में बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखें, स्वच्छ और हरित परिसर पुरस्कार, स्वच्छ और हरित परिसर पुरस्कार, इससे संबंधित जो तथ्य हमको जान लेते हैं। मगध महिला महाविद्यालय को स्वच्छ और हरित परिसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया है, जो मगध महिला महाविद्यालय है, ठीक है, मगध महिला महाविद्यालय, इसे सम्मानित किया गया किससे, स्वच्छ और हरित परिसर पुरस्कार से, ठीक है। यह पुरस्कार समारोह गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कहां पे, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सभागार में आयोजित किया गया था, ठीक है। यह पुरस्कार महाविद्यालयों द्वारा स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता के क्षेत्र में किए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए दिया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, स्वच्छता के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने के लिए महाविद्यालयों को यह पुरस्कार दिया जाता है। कहां पे दिया गया, तो जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो बिलासपुर जिले में अवस्थित है वहां पे यह अवार्ड प्रदान किया गया। किसे दिया गया, जो मगध महिला महाविद्यालय है इसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब आइए कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो लगाए गए हैं
ये क्वेश्चन अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं बिहार करंट अफेयर पे उन्हीं पर आधारित है। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सीक्वेंस वाइज लिखिएगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे ही आप क्वेश्चन के उत्तर लिखिएगा। प्रश्न है, गरुड़ बचाओ और पुनर्वास केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? ठीक है, तो गरुड़ बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? जमुई, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, रोहतास। दूसरा प्रश्न है, बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? गोपालगंज, सिवान, बांका या रोहतास। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना 2.0, ठीक है, जो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है, इसके तहत 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चयनित 57 पर्यटक स्थलों में बिहार के कितने पर्यटन स्थल शामिल है? 8 स्थल, 4 स्थल, 12 स्थल, 16 स्थल। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पक्षी कार्यशाला का आयोजन किस शहर में 5 से 7 फरवरी तक किया गया? मुंगेर, अररिया, राजगीर या पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ओएनजीसी ने समस्तीपुर में तेल ब्लॉक के लिए 300 वर्ग किलोमीटर के 3D भूकंपीय डाटा हासिल कर लिया है। ओएनजीसी तेल और गैस खोजने के लिए बिहार में तेल कुआं खोदने की योजना बना रही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अगला क्वेश्चन है, बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 के पारित होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाना अब वैकल्पिक हो गया है। सरकार अब निजी सीसीटीवी धारकों से 30 दिन तक की फुटेज नहीं मांग सकती। सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह ऑप्शन डी कह रहा है, इस विधेयक से सीसीटीवी कैमरों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मोतिहारी में किस कंपनी ने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना म्यूजियम में पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला बनाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता हुआ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, राष्ट्रीय संग्रहालय या भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, हाजीपुर में सरसई सरोवर के किनारे बनी भगवान शिव की प्रतिमा किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, जो सरसई सरोवर है हाजीपुर का, वैसा हाजीपुर वैशाली में अवस्थित है, तो हाजीपुर का जो सरसई सरोवर है उसके किनारे बनी भगवान शिव की प्रतिमा को किस नाम से जाना जाता है? श्री रामेश्वरम धाम, श्री द्वारिका कैलाश धाम, श्री काशी विश्वनाथ धाम या श्री बद्रीनाथ धाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस अस्पताल में पहली बार फोमेटो लेजर मशीन से जटिल मोतियाबिंद की सर्जरी की जा रही है? पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, IGIMS पटना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, ठीक है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, भागलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। ठीक है, तो इन चारों में कौन सा उत्तर सही है जहां पे जटिल मोतियाबिंद की इलाज फेमेटो लेजर तकनीकी के द्वारा की जा रही है, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ग्रीन हाउस उत्सर्जन बढ़ेगा? ठीक है, बिहार में ग्रीन हाउस उत्सर्जन बढ़ जाएगा, ऐसा रिपोर्ट जारी किया गया है, किसके द्वारा? जलवायु, कौन सी रिपोर्ट है? उस रिपोर्ट का नाम बताना है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट है, क्लाइमेट रिजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट है या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और अभी तक जो स्लाइड हमने अब तक पढ़ाई है आपको उन्हीं स्लाइडों से ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कल मिलते हैं अक्टूबर माह की करंट अफेयर पे, तब तक के लिए धन्यवाद।